हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड एसएसटी का जो पेपर होगा इस बार आपका सोशल साइंस का 10th क्लास का, उसका जो पैटर्न होगा वो होगा लाइक सेक्शन ए जो है उसमें होगा आपका हिस्ट्री। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो होगा आपका सेक्शन बी, उसमें होगा आपका ज्योग्राफी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका सेक्शन सी होगा, उसमें होगा आपका पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होगा सेक्शन वो होगा आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन है, 20-20 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है ये बटे हुए हैं। एंड अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन जो है किसी और के सेक्शन में करते हो तो फिर आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपको जो है सेक्शन वाइज अटैम्प्ट करना है अच्छे से। क्लियर है? तो ये ABCD 4 सेक्शन होंगे और हर एक सेक्शन जो है 20-20 मार्क्स का होगा, जिसमें कि होंगे आपके MCQs और वेरी शॉर्ट आंसर होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर्स होंगे, फिर उसके बाद आपके लॉन्ग आंसर्स होंगे और फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। और जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे वो 2-2 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि आपको 40 वर्ड्स में आंसर लिखना है। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा वो 3-3 मार्क्स के होंगे, इसमें आपको 60 वर्ड्स में आंसर लिखना है। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा वो 5-5 मार्क्स के होंगे, उसमें आपको 120 वर्ड्स लिखने हैं। और केस बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको 4-4 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है लिखना है 100 वर्ड्स में। और जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 9 हिस्ट्री में, वो जो मतलब होगा उसमें हिस्ट्री में होगा 2 मार्क्स का। और जो क्वेश्चन नंबर 19 होगा ज्योग्राफी में सेक्शन बी में, उसमें आपका वो 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो मैप के क्वेश्चन होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे, हिस्ट्री में 2 मार्क्स का, ज्योग्राफी में 3 मार्क्स का। एंड कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं होती है क्वेश्चन पेपर में, यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस दे रखी हैं कुछ क्वेश्चंस में। तो आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चंस जो है जो भी मतलब चॉइस दे रखी है इंटरनल वो अटैम्प्ट करने हैं, ओवरऑल चॉइस है नहीं। 38 क्वेश्चंस होंगे पेपर में और सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी हैं। तो अभी एक पेपर जो है हम सॉल्व कर लेते हैं, उसमें जो है आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या होने वाला है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या दे रखा है, मैच करना है इसको। तो जो जेसीपी मैजिनी है, जेसीपी मैजिनी यंग इटली से मैच हो जाएगा, और जो हो ची मिन है ये मैच हो जाएगा वियतनामीज रेवोल्यूशनरी। और ये जो ओटो वन बिस्मार्क है ये हो जाएगा जर्मन का यूनिफिकेशन में इसका रोल रहा है, काउंट केवर चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्डिनिया पाइडोमोंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये जालियांवाला बाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये ट्रूप्स लिए हुए दिख रहे हैं आपको, और जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं उन पे ये गोलियाँ चला रहे हैं। सो दिस इज़ द सीन ऑफ जालियांवाला बाग मैसेक्रे, जो कि 1919 में हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया। यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया क्या शो कर रहा है, एग्रीकल्चरल प्राइसेस फेल ड्रामेटिकली अफेक्टिंग द पीजेंट्स एंड फार्मर्स। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ये किसने रिमार्क किया था, ये किया था ड्यूक मैटरनिच ने। किसने किया था, ड्यूक मैटरनिच ने। उसके बाद क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम हिस्ट्री ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, एक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद 2 एग्जाम्पल्स। तो 2 एग्जाम्पल्स विच एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। इस तरीके से आप लिखते हुए आप एक्सप्लेन करेंगे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट, द वॉर इंक्रीज्ड द मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश रेज्ड द टैक्सेस इन इंडिया। एक तो ये था इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिकली। और पॉलिटिकल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, सो द सोल्जर्स विच वर बेसिकली हायर्ड फ्रॉम इंडिया टू फाइट डाइड इन अ लार्ज अमाउंट। ये हो गया हमारा पॉलिटिकल इम्पैक्ट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट्स विद 2 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। तो ये क्वेश्चन जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं 1-1 क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे all are part of the same nation, explain how the following factors helped in the growth of nationalism in India, folklore and folk songs के according, national symbols and icons के according, reinterpretation of history के according। तो ये क्वेश्चन भी हम बाद में जो है देखेंगे। इसमें इंटरनल चॉइसेस दे रखी हैं, तो इंटरनल चॉइसेस के अकॉर्डिंग हम दूसरा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं।
तो जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या है, वो ये है कि द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय हाईलाइटिंग एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। सो द 2 एग्जाम्पल्स और द पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो इस तरीके के होंगे यहाँ पे कि मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज फोकस्ड ऑन विदड्रॉइंग कोऑपरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग स्पेसिफिक अनजस्ट लॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द सोल्ट लॉ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स थे उसमें पार्टिसिपेशन वॉज वाइडली स्प्रेडेड बट वॉज लिमिटेड अमंग द पीजेंट्स एंड बिजनेस क्लास पीपल्स, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सो मच ब्रॉडर पार्टिसिपेशन इंक्लूडिंग पीजेंट्स, विमेंस एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें हो जाएगा ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्स। इसमें क्या रहा नॉन कोऑपरेशन में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज द मूवमेंट विच वॉज सस्पेंडेड ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट एंड द ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्डेड more harshly, mass arrest and negotiations like the Gandhi-Irwin Pact took place। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि द डेकेड ऑफ 1830 हैड ब्रॉट ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, एग्जामिन द स्टेटमेंट्स बाय एक्सप्लेनिंग द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल ऑफ यूरोप इन द 1830s। तो इसमें लोगों ने क्या जो है मतलब डिफ़िकल्टीज फेस की थी, तो एक तो फेस किया था राइज इन द पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ क्रिएटेड हाई डिमांड फॉर द जॉब्स बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डिड नॉट इंक्रीज एट द सेम पेस and this led to the widespread unemployment, migration and overcrowded cities. People migrated from villages to cities in search of work and cities became overcrowded and living conditions were totally bad and competition for the jobs was increased highly. ठीक है, decline in crafts and artisan industries, the rise of industrialization and machine made goods led to a decline in traditional handicrafts and crafts people lost their livelihoods due to the cheaper factory made products and rise in food prices and poor harvests में क्या रहेगा, bad harvests led to the shortage of food grains causing a sharp rise in the food prices and the poor could not accept basic necessities leading to the hunger and their hardships। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे और में चॉइस में दे रखा था द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एनालाइज द प्रोविजंस एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस यूनियन। दिस क्वेश्चन वी विल बी डूइंग एट लेटर ऑन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ना हम देख लेते हैं, इसमें क्या है आपको ये केस वाला स्टडी करना है क्वेश्चन। द ग्रोथ ऑफ प्रिंट कल्चर इन कॉलोनियल इंडिया, द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज सस्पिशियस ऑफ वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स while English language papers were given more freedom, Indian language newspapers were constantly monitored and censored. When Punjab revolutionaries were deported in 1907, Bal Gangadhar Tilak wrote with great sympathy about them in his Kesari newspaper, and this led the government to charge him with sedition, and he was imprisoned in 1908. And the Vernacular Press Act of 1878 provided the government with extensive rights to censor reports and editorials in the vernacular press. From now on, the government kept regular track of vernacular newspapers published in different provinces. When a report was judged as seditious, the newspaper was warned, and if the warning was ignored, the press was liable to be seized and the printing machinery confiscated. यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि why was the colonial government suspicious of vernacular newspaper? So the colonial government was suspicious of vernacular newspaper because they spread nationalist ideas which could inspire people to revolt against the British rule. उसके बाद what was the Vernacular Press Act of 1878? So they told people about the British and encouraged them to fight for their rights. उसके बाद how did nationalist newspapers contribute to the freedom in the India? Explain. So they united people from different parts of India by sharing news about protests and national leaders. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है
ये मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, हिस्ट्री से 2 मार्क्स का एंड ज्योग्राफी से 3 मार्क्स का नेक्स्ट आएगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट दिस प्लेस इन सितंबर 1920। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था यहाँ पे कलकत्ता में। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो ये है, महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट एट दिस प्लेस ऑफ फॉर द मील वर्कर्स। तो ये कहाँ पे हुआ था? गुजरात में, अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में स्पेशली। उसके बाद अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में क्या है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रीन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल कौन सा है? तो ये हो जाएगा सोलर एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स। दिस क्रॉप इज अ मेजर कैश क्रॉप इन इंडिया एंड इट इज कल्टिवेटेड मेनली इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड इट इज नोन फॉर इट्स अरोमा। तो ये कौन सी क्रॉप है? तो ये क्या है? ये है कॉफ़ी। कौन सी क्रॉप है? ये कॉफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज करेक्ट। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बारे में जो कौन सी बात है वो जो ठीक है, तो ये है कि इट इज़ नोन एज झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। उसके बाद नेक्स्ट है, द मेन रीजन ऑफ फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज ओवर इरीगेशन लीडिंग टू द वाटर लॉगिंग एंड सलाइनिटी। उसके बाद नेक्स्ट है, विच मल्टीपर्पज रिवर वैलीज प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द रिवर सतलुज। सो दैट इज भाखड़ा नांगल। कौन सा डैम है वो? भाखड़ा नांगल है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द बेनिफिट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो इट हेल्प्स टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर एंड रिड्यूसेस द वाटर स्कैरसिटी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो ये है, यहाँ पे एक तरफ तो दे रखा है फेरस और दूसरी तरफ दे रखा है नॉन फेरस। तो हमें क्या करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स विद एग्जांपल्स। आपको जो एग्जांपल्स के साथ फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स जो है वो बताने हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो जो फेरस मिनरल्स होता है इट कंटेन्स आयरन इन इट, और नॉन फेरस मिनरल्स में इट डज नॉट कंटेन आयरन इन इट। यू कैन डिफाइन दिस। एंड फेरस मिनरल्स यूज्ड इन मेकिंग स्टील एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, और नॉन फेरस मिनरल्स क्या होंगे? दे आर रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड हेंस आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एरियाज। जो फेरस मिनरल्स होते हैं उसके एग्जांपल हो जाएंगे आयरन और मैंगनीज हो जाएगा। नॉन फेरस मिनरल्स का हो जाएगा कॉपर एंड लेड, ठीक है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स विद एग्जांपल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है, इंडिया हैज़ एनोरमस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। सबसे पहले तो इसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद जो है मतलब बताना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर को इंडिया में। तो उड़ीसा जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द होल कंट्री एंड झारखंड रिच इन हाई ग्रेड और, छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट आयरन और स्टेट है, कर्नाटका मेजर सदर्न प्रोड्यूसर है एंड गोवा एंड महाराष्ट्र जो है एडिशनल सप्लायर्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द नीड ऑफ द आवर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय सजेस्टिंग एनी 5 मेजर्स टू कंजर्व द रिसोर्सेज। इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इधर अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी इन इंडिया एंड अबाउट 54% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। हाउएवर एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स ओनली 16% टू द नेशंस GDP. दिस शोज दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज लो एंड मोस्ट farmers are engaged in subsistence farming. To improve the agricultural productivity, the government of India introduced several measures, and the Green Revolution, which began in the 1960s, led to a significant increase in the food grain production, especially wheat and rice. However, it was largely restricted in Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh. Small and marginal farmers in other parts of the country could not benefit from the Green Revolution due to lack of resources, irrigation facilities, and high-yielding variety seeds. इधर क्या है ये? What percentage of India's population is engaged in agriculture? तो कितने परसेंट है? 54% are engaged. 54% of the people in India are engaged in the agriculture, according to this paragraph. उसके बाद है, why is agricultural productivity low in India despite a large workforce? Explain with 2 reasons. तो 2 रीजन्स है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है, फार्मर्स हैव वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड मेकिंग इट हार्ड टू यूज द मॉडर्न मशीन्स, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैनी फार्मर्स स्टिल यूज द ओल्ड मेथड्स वाइल डूइंग फार्मिंग विद लिमिटेड लो क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, लिमिटेशन ऑफ ग्रीन
revolution is the small and marginal farmers in other parts of the country cannot get the benefit from the green revolution. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, on the same outline map of India locate and label the following with the suitable symbols. तो जो सरदार सरोवर है ना, ये सरदार सरोवर डैम ये कहाँ पे है, ये है गुजरात में. टेहरी डैम कहाँ पे है, उत्तराखंड में. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, अ मेजर सी पोर्ट इन वेस्ट बंगाल, एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तमिलनाडु, एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब. तो ये जो है और में है ये क्वेश्चंस, ये आपको करने हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो है पॉलिटिकल साइंस से. तो जो पॉलिटिकल साइंस है यहाँ पे एक एग्जांपल देना है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का. तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जब सेम लाइन में, मतलब कि इनको पावर दे रखी हो, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट करना, जुडिशरी का काम है उनको मतलब जस्टिस प्रोवाइड करना, चेक एंड बैलेंस बना के रखते हैं ये सभी आपस में. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे इस कार्टून को हमें स्टडी करना है. व्हाट डज दिस कार्टून रिप्रेजेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स. ठीक है, ये बैलेंस बनाने के लिए. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट. तो वो है एजुकेशन. कंकरेंट लिस्ट में क्यों है ये, क्योंकि ये स्टेट का भी और सेंटर का भी दोनों का ही काम है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, हमें देखना है ये क्वेश्चन कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी. तो ये बात है ठीक. पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट डिविजन्स इन द सोसाइटी. तो ये बात क्या है, गलत है. उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे हमें बताने हैं 2 फीचर्स डेमोक्रेसी के. एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर द पब्लिक विल चूज देयर लीडर्स थ्रू द इलेक्शंस, and everyone in the society will get equal rights, no discrimination between any gender or anything else. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन द पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल्स. सो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन द पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल्स. ये क्वेश्चन यहाँ पे किस में था, और में था. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल. चलो उससे पहले हम कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन द पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल्स. इसमें आप अपनी तरीके से लिख सकते हो, पीपल ऑफन वोट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू देयर ओन कास्ट एंड सम पार्टीज आर फॉर्म्ड टू प्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स. सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स. सो रेगुलर इलेक्शंस, सिटीजन्स कैन वोट out leaders who do not fulfill their promises, ensuring accountability. Freedom of expression, people can criticize the government, demand actions and raise their issues. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, इसमें एक बार क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं. एक तो क्वेश्चन है इसमें कि फेडरलिज्म जो है इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स. एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. एक तो क्वेश्चन ये है. एंड जो दूसरा इसका क्वेश्चन है वो है क्या, यहाँ पे वो क्वेश्चन जो है वो ये है, एक्सप्लेन एनी 5 मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, many parties focus on a particular caste or religion to gain the votes which can divide the society. एक हो जाएगा, leaders in the some parties is passed within the families, limiting opportunities for talented leaders. And election are expensive and some candidates use money and muscle power or influence unfairly to win. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे
फिर से इसको पढ़ना है केस स्टडी को। विमेन इन इंडिया फेस डिसएडवांटेजेस इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड द लिटरेसी रेट अमंग द विमेन इज ओनली 65.46% compared to 82.14% among men. Similarly, women constitute only 14% of elected representatives in the Lok Sabha, which is far below the one-third representation promised by various governments. In many parts of India, parents still prefer to have sons and find ways to have the girl child aborted before birth, and the sex ratio in India is 943 females per 1,000 males, and which indicates discrimination against the girls. Women face harassment, exploitation, and violence both in private and public spaces. To address these issues, the government has introduced various schemes and laws, but social attitudes need to change. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमने अभी एक केस स्टडी पढ़ा है, इसमें क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट अमंग द वीमेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो ये है 65.46% इज़ द लिटरेसी रेट अमंग द वीमेन इन इंडिया। उसके बाद है व्हाट डज द सेक्स रेशो ऑफ 943 रिप्रेजेंट। सो सेक्स रेशो 943 इंडिकेट्स दैट 943 फीमेल्स पर 1,000 मेल्स इंडिकेट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, सजेस्ट एनी 2 मेजर्स to improve the status of women in Indian society. So 2 measures are equal laws should be provided as at the same places the laws are not given properly to them, and the social attitude towards the female society should be changed. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होगा हमारा किस पार्ट से, इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स का सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टर्सरी सेक्टर एक्टिविटी, सो दैट वुड बी टीचिंग इन द स्कूल्स। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,616 per annum एंड अबव आर कॉल्ड एज रिच कंट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज शोन द मैक्सिमम ग्रोथ इन द लास्ट 4 डेकेड्स इन इंडिया। तो वो क्या है, टर्सरी सेक्टर है। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द रूरल पुअर इन इंडिया, तो वो हो जाएगा मनी लेंडर्स एंड इनफॉर्मल सोर्सेज। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, सो ऑपरेट्स ओनली इन द होम कंट्री। ये वाला जो है फीचर नहीं होता है, बाकी जो फीचर होता है वो होता है owns or controls production in more than one nation, sets up offices and factories in different countries, and invests in the foreign countries for the production। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, यहाँ पे करना है मैच। क्या करना है, मैच करना है। तो MG नरेगा जो है वो हो जाएगा राइट टू वर्क, एंड जो बैंक्स है वो हो जाएगा फॉर्मल सेक्टर लोन्स। उसके बाद जो लैंडलेस लेबर्स है वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर, एंड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है वो हो जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उसके बाद अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि मनी एलिमिनेट्स द नीड फॉर द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद इट्स सुटेबल एग्जांपल्स। सो मनी एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एंड द स्टेटमेंट मीन्स वी कैन बाय एनीथिंग from the money nowadays when money was introduced, but when money was not there, people need to exchange their goods from goods, which was called as barter system. It means if some needs any stuff, he has to exchange it with another thing which he don't want, and give it to the another person and take the stuff he need from him. Double coincidence means the person who are having same thing, they both need and exchange them with each other. Example, Ram needs wheat and Sham needs pulses. Then if they will ask each other, Ram has pulses to exchange and Sham has wheat to exchange, then they will exchange it. The process is known as barter system with double coincidence. ठीक है। तो अब मनी ने क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है द नीड ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, workers in the organized sector enjoy better employment conditions. Compare organized and unorganized sectors on the basis of job security and benefits. तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है, jobs or businesses that are registered, followed rules and gives benefits like salary, leave and safety. Unorganized sector में jobs or businesses that are not registered, not proper benefit or laws, no fixed salary, leave or common safety also। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन एनी 3 ways थ्रू विच मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस लीड देयर प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड. So multinational companies open their own factories or offices in other countries, and they get other companies in other countries to make their products, and they let other companies use their brand to make or sell products. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ब्रॉडर कंसेप्ट than the economic growth. Justify this statement by explaining various aspects considered while measuring the development. तो ये जो है आपको देखना है. बाकी जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो क्या है यहाँ पे, credit has a vital role in the economy, but it can also lead to debt trap. Analyze this statement by distinguishing between productive and non-productive uses of credit with suitable examples. So credit is important for the economy of the country because it helps people and their businesses to invest and earn income. And productive use of credit, it is when borrowed money is used for activities that generate income or profit. Example, taking a loan to buy sewing machines for a tailoring businesses, this is productive use of credit. And non productive कौन सा हो जाएगा, this is when borrowed money is used for the personal use of the person. Example, taking a loan to buy a Mercedes car. ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर. इस तरीके से आप बहुत सारे अपने सब्जेक्टिव आंसर्स जो है दे सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड. लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किए थे अभी हम वो डिस्कस कर लेते हैं. तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद 2 suitable arguments. So widely spreading enlightenment ideas, liberty, equality that challenged monarchy and traditions by creating a public sphere for the debate where critical literature and cartoons mocked royalty, eroding the legitimacy of the old regime and mobilize people to question the social order. तो इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा जो है अच्छे से एक्सप्लेन करोगे. उसके बाद एक क्वेश्चन और हमने स्किप किया था, नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन. एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. folklore and songs, national symbols and icons, reinterpretation of history. So folklore and songs revived pride in traditional culture and identity like Bharat Mata. Symbols, flags, figures created visual unity and patriotism and reinterpreted history that highlights past glories to foster the collective pride and a common destiny, making people feel part of one nation. ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था हमारा वो ये था यहाँ पे कि जो द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 है बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. एनालाइज द प्रोविजंस एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस यूनियन. सो इसमें क्या हो जाएगा, uniting 2 crowns by establishing English political dominance, unifying trade and forming a single state to present a stronger European front while presenting Scotland's kirks and legal system, but suppressing Gaelic culture, leading to long-term resentment and Scottish nationalism alongside economic access. उसके बाद नेक्स्ट और भी क्वेश्चन हमने कोई स्किप किया था. हाँ जी, तो हमने एक क्वेश्चन स्किप किया था, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द नीड ऑफ द आवर. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय सजेस्टिंग एनी 5 मेजर्स टू कंजर्व द रिसोर्सेज. तो इसमें आप एक्सप्लेन करोगे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल से 3 Rs और एफिशिएंट एनर्जी कंजम्पशन लाइक स्विचिंग टू LED लाइटिंग. ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, promoting renewable energy resources, responsible land and forest management, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन स्किप करा था वो ये है, सरदार सरोवर डैम ये कहाँ पे है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात ऑन नर्मदा रिवर. टेहरी डैम कहाँ पे है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट
उत्तराखंड स्टेट है और टॉलेस्ट टेहरी डैम है ये, उसके बाद इंडिया में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, अ मेजर सी पोर्ट इन वेस्ट बंगाल, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है कोलकाता में। फिर है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तमिलनाडु, तो चेन्नई MAA, मदुरै IXM और कोयम्बतूर CJB और तिरुचिरापल्ली TRZ। तो एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तमिलनाडु आप सिंपली चेन्नई भी बोल सकते हो। एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब ये है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ATK इन अमृतसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड between a central authority and various constituent units. Explain the key features of Indian federalism. So via written constitution, 3 lists, union, state and concurrent, for jurisdiction and independent judiciary to resolve disputes and financial autonomy, but with a strong center making it quasi-federal, balancing unity with diversity through a dual government system and constitution superpower supremacy, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और हमने स्किप करा था, सो लेट मी चेक द क्वेश्चंस। यस, हमने एक क्वेश्चन और मतलब जो इंटरनल चॉइसेस वाले थे ना उनमें से जो हमने नहीं किया था वो ये था, ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट देन द इकोनॉमिक ग्रोथ, justify this statement by explaining the various aspects considering while measuring the development. So encompasses economic growth but extends far beyond simple quantitative measures of output to include the overall well-being and quality of life of a nation's population, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है सारे क्वेश्चन अपने बहुत ही अच्छे से सॉल्व करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।